स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एंजल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। रिबॉन एक पुराने गराज में एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 25 साल होगी जख्मी हालत में कुर्सी से बंधी हुई थी। वो बेहोश थी। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि किसी ने उसे उसकी शादी से ही उठा लिया हो। उसके माथे पर हल्की सी चोट लगी हुई थी और छोटी मोटी खरोंचें थी। वही फर्श पर भी एक उसी उम्र की लड़की घायल पड़ी हुई थी। उसकी हालत पहली वाली लड़की से भी ज्यादा खराब थी। उसका माथा खून से सना था और हाथ पैरों में गहरे जख्म थे जिनसे अभी भी खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई दिनों से टॉर्चर किया जा रहा हो। तभी उसकी पलकें फड़फड़ाने लगती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। पानी, पहला शब्द जो उसके मुंह से निकलता है। वो प्यासी थी और बस एक ही शब्द बोले जा रही थी। वो पानी की तलाश में सब जगह नजर घुमाती है। तब उसकी नजर उस पहली लड़की पर जाती है जिसे देखते ही वो हैरान रह जाती है। वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करती है लेकिन उसका शरीर जैसे अब बेजान हो चुका था। वो घसीटते हुए अपने शरीर को पास ही कुर्सी से बंधी लड़की के पास ले जा रही थी और उसके गाल को थपथपाकर कहती है, आशी, आशी उठो, आशी मुझे डराओ मत, देखो मैं हूँ तुम्हारी दी, उठ जाओ इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। वो उसे बार बार पुकारती है और अपने आसपास नजर रखती है कहीं कोई आ ना जाए। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर वो लड़की डर जाती है और अपनी बहन आशी को कुर्सी सहित खींचते दूर ले जाने लगती है। उसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी और अब अपनी बहन को खींचने पर वो बुरी तरह थक गई थी और ज्यादा जोर देने से उसके जख्मों से भी खून आने लगा था। तभी कोई जोर से दरवाजा खोलता है और एक साथ कई बॉडीगार्ड बंदूक थामे अंदर आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो लड़की डर जाती है। लेकिन जब उसकी नज़र उन बॉडीगार्ड्स के बीच से आ रही दो आदमियों पर पड़ती है तो वो चैन की सांस लेती है। दोनों आदमी जो अंदर आए थे वो बेहद हैंडसम और कोल्ड पर्सनैलिटी के थे। उनमें से एक बहुत ही हैंडसम था। उसे देखते ही दूसरी लड़की की आंखों में प्यार भर जाता है और वो जैसे ही कुछ बोलने को होती है तभी दो गुंडे जैसे दिखने वाले लोग आते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है। लेकिन अगले पल उसका चेहरा हैरानी से खुल जाता है। दोनों गुंडे उसके सामने सर झुकाकर कहते हैं, बॉस कोई इस लड़की को बचाने आ गया है। अब हम क्या करेंगे? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? दूसरी लड़की गुस्से से पूछती है। दोनों गुंडे एक दूसरे को देखते हैं फिर डरते हुए कहते हैं, बॉस अब आप ही इस लड़की को संभालो, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहां से भाग जाते हैं। दोनों आदमी जिन्होंने अभी ही अंदर कदम रखा था उन्होंने उन गुंडों की बात सुन ली थी। वो दोनों नफरत से उस दूसरी लड़की को देखने लगे। तभी वो लड़की जो कुर्सी से बंधी हुई थी, शोर सुनकर उसे होश आने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने बैठी अपनी जुड़वा बड़ी बहन को देखकर डरते हुए बोली, दी मुझे जाने दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि आपने मुझे किडनैप किया है। मैं अधिक जी से भी शादी नहीं करूंगी, बस आप मुझे जाने दो। ये कहकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी बातें सुनकर दूसरी लड़की हैरान रह जाती है। आशी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कब किडनैप किया? मैं तो खुद यहाँ कई दिनों से कैद थी और कोई मुझे टॉर्चर कर रहा था। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ कौन लाया है। वो आगे कुछ कहती तभी उसे एक ठंडी खतरनाक आवाज सुनाई दी, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया लेकिन अब नहीं। तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की बेइज्जती हुई। अब तो हद हो चुकी है। तुमने मेरी होने वाली पत्नी को किडनैप किया और उसे मारना चाहती थी। अपने ऊपर इल्जाम लगाते देख दूसरी लड़की गुस्से से बोली, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही है? मुझे टॉर्चर किया है और वो गुंडे कौन है मैं नहीं जानती, मेरा विश्वास करो। वो गुंडे वही है जिन्होंने मुझे पकड़ा था। मुझे नहीं पता अब वो इन सब में मुझे क्यों फंसा रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़का जो कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो अधिक रायजादा है, वो उस लड़की को नफरत से देखकर कहता है, ये पहली बार नहीं है जब तुमने आशी को चोट पहुंचाई है, इसलिए मासूम बनना बंद करो। तभी आशी रोते हुए कहती है, प्लीज दी ये नाटक बंद कर दो, मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी और आपकी ही शादी होगी अधिक जी से। मैं ही आप दोनों के बीच आई थी, इसलिए मैं आप दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। बस आप गलत काम छोड़ दीजिए और घर चलिए। दूसरा लड़का आगे आया और उसने आशी के हाथों पर बंधी रस्सी खोल दी।
भाई मुझे लगा था मैं अब कभी आप सबको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। आशी ने उस लड़के को गले से लगा लिया। ये लड़का कोई और नहीं आशी और उस दूसरी लड़की का सगा भाई अभिनव जिंदल है। जिंदल फैमिली का दूसरा बड़ा बेटा। तुम अधिक की जिंदगी से कहीं नहीं जाओगी प्रिंसेस। अगर किसी को जाना है तो वो ये है। तुम तीसरी इंसान नहीं हो क्योंकि अधिक तुम्हें पसंद करता है ना कि इस लड़की को। ये कहते हुए उसने नफरत से दूसरी लड़की को देखा जो उन्हें ही अपनी दर्द भरी आंखों से देख रही थी। बार बार अपने लिए ऐसे इल्जाम सुनकर वो लड़की गुस्से से बौखला जाती है। उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है कि वो तेजी से आशी को खींच लेती है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर गुस्से से कहती है, मैंने तुझे अपनी बहन समझा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे आने से मुझसे मेरा सब कुछ छिन जाएगा। मेरे मॉम, डैड, भाई और अब प्यार भी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दी छोड़ दो, दर्द हो रहा है। आशी अपने बालों को पकड़े रोते हुए कहती है। वो लड़की आशी का सर गुस्से से दीवार पर मार देती है, जिससे उसके माथे से खून पानी की तरह बहने लगता है। अभिनव जिसे कुछ भी समझने का समय नहीं मिला था, अचानक अपनी बहन को खुद से दूर जाते देख और उसके माथे से बहता खून देखकर वो गुस्से से पागल हो गया। रितिका, वो गुस्से से चिल्लाया। तभी गन शॉट की आवाज उस गैराज में गूंज उठी और वो गोली सीधा उस लड़की के उसी हाथ में घुस जाती है जिससे उसने आशी के बाल पकड़े हुए थे। वो लड़की जिसे गोली लगी थी वो अपनी भरी हुई लाल आंखों से उस शख्स को देख रही थी जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। आज उसके ही प्यार ने उस पर गोली चला दी। उस लड़की की आंखों में एक पल को जज्बात उभर आए और इसी में उसकी पकड़ आशी के बालों से ढीली हो गई, जिससे वो भागने की कोशिश करने लगी लेकिन उस लड़की ने फिर से उसे पकड़ लिया। रितिका, मेरी बहन को छोड़ो। दूसरा लड़का जो गन शॉट की आवाज सुन के सदमे में खड़ा था एकदम से चिल्लाता है और भागकर आशी के पास आने लगता है। तभी रितिका उस दूसरे लड़के को देखते हुए और भी ज्यादा ताकत से उसके सर को दीवार पर दे मारती है। आशी की दर्द से चीख निकल जाती है और उसे अपना सिर घूमता हुआ महसूस होता है। इस बार उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अधिक जो रितिका की हिम्मत को देखकर हैरान था वो ट्रिगर दबा देता है। गोली की आवाज फिर से आती है और सब कुछ थम गया। भाई आशी जिसे अपने बालों पर ढीली पकड़ महसूस होती है तब वो एकदम से रितिका को धक्का देती है और अपने भाई को गले लगाकर रोने लगती है। वही रितिका का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी हालत पहले ही मरने जैसी थी लेकिन अब बस चंद सांसें बची थी। उसका हाथ अपने सीने पर था जहां से खून की धारा बह रही थी। अधिक के हाथ में गन थी और वो अभी भी बिना भाव के वहां खड़ा रितिका को घूर रहा था। अभिनव की आंखें भीग जाती हैं। आखिर वो उसकी बहन थी जो आज अपनी गलतियों की वजह से मौत के करीब जा पहुंची है। वही अब उस लड़की के सामने अपनी पूरी जिंदगी एक रील की तरह चलने लगी थी। उसके माँ पापा उसे एक प्रिंसेस की तरह प्यार करते थे और सभी भाई उसे अपने बच्चे की तरह केयर करते थे क्योंकि वो सबसे छोटी थी और इसलिए भी क्योंकि वो पहले ही अपनी एक और बेटी बहन को खो चुके थे। लेकिन ये उस दिन से बदल गया जब से उसकी छोटी जुड़वा बहन वापस आई। सबके साथ उसने भी अपनी बहन को बहुत प्यार दिया था और अपनी हर चीज उसे दे दी क्योंकि उसे दुख होता था उसके बीते दिनों के बारे में जानकर। ऐसे ही एक एक करके जो उसका था सब उसकी बहन को मिलता गया। उसके माँ, पापा, भाई, फिर पूरा परिवार और आखिर में प्यार भी। अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी अजीब थी लेकिन उसमें बेहिसाब दर्द और तड़प झलक रही थी। उसे ऐसे हंसते देख अधिक की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वही उसके बगल में खड़ा अभिनव जिसने आशी को गले लगा रखा था, एकटक रितिका को देख रहा था। अपनी बहन को खून से सने देखकर उसका दिल कांप रहा था। वो उसके पास जाकर उसे बचाना चाहता था लेकिन तभी आशी की टूटी हुई आवाज उसे सुनाई दी। मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। अगर मैं अधिक जी से शादी करने के लिए हामी नहीं भरती तो इतना सब नहीं होता। ना दी मुझे किडनैप करती और ना आज उनकी ये हालत होती। ये कहकर वो अपने भाई का हाथ पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। वही ये बात सुनकर अभिनव को जो भाव महसूस हुए थे वो फिर से गायब हो गए। आज तुम अपनी गलतियों और दूसरों को दर्द देने की वजह से इस हालत में हो। क्या अब तुम्हें शांति मिल रही है? क्या मिला ये सब करके? अभिनव खुद को ये पूछने से रोक ना सका, क्या अभी भी उसकी बहन को पछतावा है अपनी हरकतों पर? वो जानना चाहता था।
रितिका जो तड़प रही थी, लेकिन अभी भी उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली थी, फिर चाहे उसे कितना भी दर्द हो रहा था। वो अपने भाई को देखती है जिनकी आंखों में निराशा और दर्द था। वो मुस्कुराई और बोली, पछतावा है भाई, कोस रही हूँ खुद को। वो रुकी और उसने उन तीनों के भाव देखे, जहां सिर्फ उसके भाई को उस पर अब थोड़ी दया आ रही थी। वो फिर हंसी और बोली, कोस रही हूँ कि क्यों मैंने आप सबको अपना परिवार समझा। जब आप लोग अपनी एक बेटी और बहन को पाकर दूसरी को पूरी तरह भूल गए, वैसे ही काश मैं भी भूल जाती तो आज मेरा अंत ऐसा ना होता। अभिनव उसके जवाब को सुनकर दंग रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने वो सभी पल घूमने लगे जब जब उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और उसकी कद्र नहीं की। अभिनव को गिल्ट होने लगा। वही रितिका अब अधिक को देखकर बोली, काश कि मैंने तुम्हें अपना ना समझा होता तो मैं तुम्हारे पीछे इतनी पागल नहीं होती। क्यों सभी लड़कों को वो लड़कियां चाहिए जो उनके लिए कुछ नहीं करती, लेकिन जो उनके लिए अपना दिल निकाल कर रख देती हैं वो उसकी कद्र ही नहीं करते। अधिक जो वही खड़ा उसे देख रहा था, अचानक उसकी आंखों में मिक्सड इमोशंस दिखने लगते हैं। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। सभी अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी आशी अभिनव की बाहों में झूल जाती है, जिससे उसका भाई और अधिक दोनों उसे संभालने लगते हैं। उन्हें उसके लिए इतना परेशान देख रितिका की आंखों से सभी भाव गायब हो जाते हैं। वो किसी पागल की तरह हंसने लगती है। हा 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 हा, अधिक रायजादा। उसने बहुत ही नफरत से इस नाम को पुकारा, जिसे सुनते ही अधिक की आंखों में सख्ती छा जाती है। फिर उसने अपनी नजरें अपने दूसरे बड़े भाई पर की और नफरत से बोली, मिस्टर अभिनव जिंदल, मुझे नफरत है। नफरत है मुझे इस बात से कि मुझे आप जैसा भाई मिला जिसे सच क्या है और झूठ क्या है वो भी नजर नहीं आता। उसके शब्द जैसे अभिनव के सीने को छलनी कर रहे थे। रितिका की नफरत भरी नजर अब अधिक पर थी। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुमने आज मेरे उस दिल पर वार किया है जो तुम्हारे लिए धड़कता था। लेकिन आज से और अभी से मैं रितिका जिंदल तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। इसी के साथ उसने अपनी आखिरी सांस भी छोड़ दी। अभिनव ने आशी को अधिक के पास छोड़ दिया। वो रितिका के पास आया और रोने लगा। वही दूसरी दुनिया में नॉवेल पूरी पढ़ते ही एक लड़की ने उसे बंद करके दूर फेंक दिया और अपनी असिस्टेंट को घूरते हुए बोली, इसलिए तुम इस नॉवेल को पढ़ते हुए इतना हंसती थी क्योंकि इसका विलेन कैरेक्टर मेरे नाम पर है। ये सुनकर उस लड़की की असिस्टेंट डरते हुए बोली, बॉस मैं तो इसलिए हंसती थी कि कैसा कैरेक्टर है। अगर आप इस लड़की की जगह विलेन होती तो इसकी जैसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करती हैं। ये कहकर उसने अपने दांत दिखा दिए। उस लड़की ने उसे और घूरा और बिना भाव के बोली, सही कहा, अगर मैं वो वाली रितिका होती तो मरते हुए भी उन सभी को साथ खींच लेती। ऐसे बेकार परिवार के पीछे क्यों भागना जब आपके पास प्यार करने वाले लोग हैं। फिर भी ये लड़की विलेन नहीं बल्कि बेवकूफ़ थी। आपने बिल्कुल सही कहा बॉस। वो अभी आगे कुछ और कहती कि तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया और उसने अपनी बॉस की तरफ फ़ोन कर दिया। उस मैसेज को पढ़कर वो लड़की तेजी से उठी और बोली, जल्दी चलो वरना वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे। हम दोनों अलग रास्ते जाएंगे जिससे वो हम तक ना पहुंच सके। जी बॉस, असिस्टेंट ने सिर हिलाया और वो दोनों वहां से चली गई। 1 घंटे बाद एक ऊंची पहाड़ी पर वही लड़की बिना भाव के खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। काले ओवरकोट में वो डेविल क्वीन लग रही थी। उसे घेरे कई हथियारबंद ऑफिसर उसकी तरफ अपनी बंदूक ताने खड़े थे। उनके ठीक बीच में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। माफिया क्वीन, आखिर तुम हमारे हाथ लग ही गई। अब आराम से वो डिवाइस मुझे दे दो, वैसे भी उसे गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। उसके रहते दूसरे देश के लोग हमसे डरेंगे, इसलिए इस दुनिया से जाने से पहले एक अच्छा काम तो करके जा ही सकती हो। वो लड़की जिसका नाम रितिका था, लेकिन वो एक अनाथ थी मगर बहुत ही काबिल। पूरा अंडरवर्ल्ड उसके काबू में रहता है और हर कोई उससे खौफ खाता है। खौफ हो भी क्यों ना, एक तरफ वो जान लेती है तो दूसरी तरफ वो जान बचाती भी है। उसकी कई पहचान है। उस अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनकर रितिका पागलों की तरह हंसती है। चीफ, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? सरकार को कैसे नहीं पता कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अंडरवर्ल्ड नहीं बल्कि उनके ही दोस्तों के भेष में छुपे हुए हैं।
फिर वो चारों तरफ देखती है जहां हजारों की गिनती में एक पूरी यूनिट थी जिनका बॉस ये आर्मी चीफ था जो नौकर सरकार का था लेकिन वफादारी दुश्मन देश से निभा रहा था। तुम्हें लगता है कि अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली क्वीन को पकड़ना इतना आसान है? वो हंस पड़ी। वही उसके इस सवाल भरे तंज को जैसे वो चीफ समझ गया और वो अपने आसपास देखने लगा जहां सभी उसके ही लोग थे। मगर फिर भी डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। हाँ 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 हाँ, यही डर तो अच्छा लगता है मुझे। जब मेरा दुश्मन जीत के करीब पहुंचने की सोचकर जाल में फंस जाता है तो यही डर उसका साथी बनता है। फिर एकदम से उसके भाव बदले और उसने अपने गले में पहना लॉकेट अपने हाथ में पकड़ा और उसके पिछले हिस्से को दबा दिया। जब तक चीफ ने उसकी हरकत देखी तब तक देर हो चुकी थी। वो हंसी और अपनी गूंजती आवाज के बोली, देखो मैं जाते हुए भी कितना अच्छा काम करके जा रही हूँ। अपने देश के गद्दारों को एक साथ मिटा रही हूँ। हाँ 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 हाँ, उसके ये शब्द वही नहीं बल्कि सभी टीवी चैनल पर गूंज रही थी। क्योंकि वो पहाड़ी जहां सब खड़े थे वहां कई कैमरे फिट किए हुए थे जो क्वीन ने खुद करवाए थे क्योंकि ये पहाड़ी उसकी ही टेरिटरी थी। बूम! तभी एक तेज धमाका हुआ और सब बर्बाद हो गया। नॉवेल वर्ल्ड। म्यूजिक की तेज आवाज के बीच एक लड़की जो बार काउंटर पर अपना सिर रखे लगभग बेहोश थी वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसका सिर दर्द से फट रहा था और ऊपर से इतनी तेज आवाज सुनकर चिढ़ से उसके माथे की नसें सिकुड़ जाती हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को कई बार झपकाती है जिससे वो होश में आ सके। जब उस लड़की की आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं तो उनमें हैरानी छा जाती है। मैं तो पहाड़ी पर थी और मैंने उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर दिया था। मुझे मरते समय जो दर्द हुआ था वो याद है, वो सब असली था। फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? क्या मुझे नर्क में नहीं होना चाहिए था? रितिका के भाई और जिंदल फैमिली वो कंफ्यूज थी। उसने खुद को संभालते हुए खड़ा किया और आसपास देखने लगी जहां सभी यंगस्टर्स थे। म्यूजिक बहुत लाउड था जिससे उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बालों और हाथों पर गई जो बहुत लंबे और गोरे थे। मैं इतनी गोरी नहीं थी और मेरे बाल तो कंधे तक ही आते थे। ये मेरे हाथ भी नहीं हैं। अब जाकर उसे कुछ समझ आता है। वो वहां से गुजर रहे वेटर से वॉशरूम का रास्ता पूछकर चली जाती है। जब वो वॉशरूम में आकर शीशे में खुद को देखती है तो हैरान ही रह जाती है। बड़ी बड़ी हेजल ब्राउन आंखें, उन पर घनी पलके, ब्राउन कमर से थोड़ा नीचे आते बाल जो कल किए हुए थे, तीखी छोटी सी नाम, थोड़े से फूले हुए गाल जो उसे और भी प्यारा बना रहे थे, गुलाबी होठ और चिन पर छोटा सा तिल जैसे चांद से मुखड़े पर कोई काला टीका हो, दूध सा गोरा चेहरा जो ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से लाला पड़ चुका था। मैं किसी दूसरे के शरीर में आ गई हूँ, यानी मेरा पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन ये जगह कौन सी है और ये बॉडी किसकी है? फिर वो एक नजर आईने में खुद को पूरी तरह देखने के बाद कहती है, खूबसूरत तो मैं भी थी लेकिन इतनी नहीं, पर ये शरीर बहुत ही कमजोर और दुबला है, जैसे एक फूंक में ही उड़ जाएगा। मुझे फिर से मेहनत करनी होगी खुद को मजबूत बनाने के लिए। मैं ऐसे ही तो नहीं रह सकती। ये सोचकर उसने अपना सिर हिलाया। तभी उसे शीशे में एक और लड़की दिखी। वो घूमी और सामने खड़ी लड़की को देखने लगी जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जिस शरीर में वो जागी थी। सामने खड़ी लड़की ने कहा, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मेरे पास हैं। अभी जिस बॉडी में तुम हो वो मेरी ही है। तुम इस वक्त एक नॉवेल में हो जिसकी मैं विलेन हूँ। मेरे मरने के बाद इस नॉवेल की एंडिंग हुई थी लेकिन इस बार मैं जल्दी मर गई और तुम मेरी जगह यहाँ इस दुनिया में आ गई। उसकी सभी बातें सुनकर वो लड़की जो असली दुनिया की रितिका थी हैरानी से बोली, इसका मतलब मैं उसी नॉवेल में आ गई हूँ जो मैंने पढ़ी थी? जिस पर नॉवेल वाली रितिका की आत्मा बोली, हाँ ये वही नॉवेल है, पेन इन लव। मेरी जिंदगी यही तक थी और अब मैं जीना भी नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें मेरा शरीर मिला है। मैंने बहुत गलतियां की है लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरा परिवार पछताए कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया है। उनकी वजह से ही मैं विलेन बनी थी। जब मेरे प्यार ने मेरी ही छोटी बहन से शादी करने का फैसला किया तब मैं सब कुछ छोड़ कर जा रही थी, लेकिन मेरे उस दुश्मन ने मुझे किडनैप कर लिया और टॉर्चर किया। ये भी कम था कि मुझे फिर से फंसा दिया और आखिर में मुझे अपने ही प्यार के हाथों से मौत नसीब हुई। ये कहते वक्त उसके होठों पर एक फीकी दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। उसका दर्द रितिका खुद भी महसूस कर पा रही थी, जबकि वो एक पत्थर दिल इंसान थी अपनी पिछली जिंदगी में।
मैं बस तुमसे यही वादा चाहती हूँ कि तुम मेरी मौत के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ लोगी और उससे बदला लोगी। क्या तुम ये एक वादा मुझे दे सकती हो? ये कहकर नोवेल वाली रितिका की आत्मा ने अपना हाथ आगे कर दिया। जैसे जैसे उस रितिका के दुख को वो महसूस कर रही थी, रियल दुनिया की रितिका को उसकी सभी यादें मिलती जा रही थी। उसका सिर दर्द से फटने लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे रख दिया और वादा दे दिया। रितिका की आत्मा मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पर यकीन है, अब मुझे जाना होगा। अब से तुम ही असली रितिका हो और ये शरीर भी तुम्हारा ही है और इससे जुड़े सभी रिश्ते भी। मेरे अपनों से प्यार करना, उन्हें दुख मत देना। इसी के साथ उसकी आत्मा इस दुनिया से विलुप्त हो गई। रितिका का चेहरा भावहीन था। मैंने जब नॉवेल पढ़ी थी तो मुझे तुम बेवकूफ लगी थी, लेकिन अब तुम्हारी यादें मिल जाने के बाद समझ आया तुम बस प्यार की भूखी थी और बहुत मासूम, जिसका हर कदम पर फायदा उठाया गया। लेकिन अब पहले वाली रितिका मर चुकी है और आगे का खेल ये रितिका खेलेगी। हाँ 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 हाँ, उसकी हंसी गूंजने लगी जो आने वाले वक्त में क्या कोहराम लाएगी किसी को नहीं पता था। वही उसी क्लब के बाहर कई गाड़ियां एक साथ रुकती हैं और उनमें से बॉडीगार्ड निकलते हैं। एक बॉडीगार्ड जल्दी से बीच वाली कार का दरवाजा खोलता है, जिसमें से बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला शख्स उतरता है, जिसका ऑरा बहुत ही दमदार था। वो तेजी से उस नाइट क्लब के अंदर चला जाता है। बॉडीगार्ड भी उस शख्स को कवर किए अंदर चले जाते हैं। उसी कार की ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट से और दो लड़के निकलते हैं। वो भी कम हैंडसम नहीं थे। वो भागते हुए उस शख्स का पीछा करने लगते हैं। रितिका अभी भी वॉशरूम में थी। वो अपने फेस को वॉश करते हुए सोच रही थी कि इस बार नोवेल वाली रितिका की मौत कैसे हुई थी। जब वो याद करती है तब उसे पता चलता है कि इस नोवेल का हीरो अधिक सबके सामने रितिका की जगह जो उसकी मंगेतर थी, उसकी ही छोटी जुड़वा बहन आशी को रिंग पहना देता है, जिससे उसकी सभी के सामने इंसल्ट होती है। लेकिन उस वक्त उसे इंसल्ट होने का बुरा नहीं बल्कि दिल टूटने का दर्द महसूस हुआ था। जब वो अपनी बहन को हटाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दो भाई किसी दीवार की तरह आशी के आगे खड़े हो जाते हैं। तब उसे पता चला था कि उसके मंगेतर ने ही नहीं बल्कि उसके परिवार ने भी उसे धोखा दिया था। वो पहले से जानते थे कि ये सब होने वाला था, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। बस अपनी एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी को पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। अपने दिल का दर्द और अपनों का विश्वासघात वो सह नहीं पाई और वहां से भाग गई। वो गुस्से से ड्राइव करते हुए इस नाइट क्लब में आ गई और बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक के साथ उसने कई सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। इन सब के बारे में सोचते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। कितना मतलबी परिवार है। एक बेटी की खुशियों पर पैर रखकर दूसरी बेटी को खुशियां देना चाहते हैं। ऐसे परिवार से तो अनाथ होना बेहतर है। इस वक्त रितिका की आंखों में उस परिवार के लिए घिन और नफरत साफ झलक रही थी। जो भी वो महसूस कर रही थी ये उसी रितिका के इमोशंस थे। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को नॉर्मल करके बाहर आ गई। जैसे ही वो बार काउंटर के पास आई तो एक परछाई ने उसे ढक लिया। रितिका ने अपना सिर उठाया तो उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर गई, जिसे उसने असली रितिका की यादों में देखा था। भाई, उसके मुंह से अपने आप ये शब्द निकल गया। उस शख्स ने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगा। रितिका, जो पिछले जन्म में एक अनाथ और भावहीन माफिया क्वीन थी, ऐसे अचानक किसी के गले लगने पर उसे अजीब लगा, लेकिन बाद में उसे एक सुरक्षित एहसास महसूस हुई। दो और लड़के आगे आए। उन्होंने भी दोनों को गले लगा लिया। जब रितिका ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें नम थी। कुछ समय बाद रितिका उनके साथ कार में बैठी हुई थी। दोनों लड़के आगे के सीट पर थे और वो शख्स जिसे उसने भाई कहा था वो उसके साथ बैठी हुई थी। बच्चा, क्या तुम ठीक हो? उस शख्स ने रितिका के बालों को सहलाते हुए पूछा। दोनों लड़के भी यही जानना चाहते थे। सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। रितिका ने गहरी सांस ली और बोली, भाई मैं अब ठीक हूँ। वैसे भी जिन्हें मेरी कद्र नहीं है उनके पीछे समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी है और रितिका जिंदल बेवकूफ़ नहीं है। तीनों लड़कों को अपनी बहन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आज उसमें कुछ बदला हुआ लग रहा था, लेकिन ये जानकर कि अब वो अपने बारे में सोच रही हैं उन्हें खुशी भी हो रही थी। लिटिल सिस्टर, तुमने बिल्कुल सही कहा है। तुम अपने समझदार भाई की समझदार बहन हो जो किसी लड़के का पीछा नहीं करती है बल्कि कोई होगा जो तुम्हारा पीछा करेगा।
ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का खुश होकर कहता है, तो चलिए जान लेते हैं कि ये तीनों कौन है। पहला शख्स जिसे रितिका ने भाई कहा था वो जिंदल फैमिली का बड़ा बेटा है और रितिका का सबसे बड़ा भाई है, रक्षित जिंदल। और जो 2 लड़के उसके साथ आए थे उनमें से एक रितिका का चौथा भाई है, हर्षित जिंदल। तीसरा लड़का रितिका के बड़े मामा का छोटा बेटा है, सारांश खुराना। हर्षित की बात सुनकर रितिका कहती है, पीछे घूमने वालों की कमी नहीं है भाई, लेकिन सही इंसान की कमी होती है। अगर एक सही इंसान आपकी जिंदगी में होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा प्रिंसेस। मुझे खुशी है कि तुम अब समझ गई हो कि अधिक तुम्हारे लिए नहीं बना है, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता है। रक्षित रितिका को शांत देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है। सारांश जो चुप बैठा था वो भी फाटक से बोला, बिल्कुल उस अधिक की किस्मत इतनी अच्छी कहा जो उसे हमारी प्रिंसेस मिले। मेरी प्रिंसेस को तो कोई ऐसा मिलेगा जो उसे अपनी क्वीन बनाएगा। रितिका शांति से अपने भाइयों की बातें सुनती हैं और मुस्कुरा देती हैं। मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रहे हो सारांश भाई। सच में रितिका उन रिश्तों और मतलबी लोगों के पीछे घूमती रही जिन्हें उसकी कद्र नहीं थी, और जो असल में उसे चाहते थे उन्हें उसने हमेशा इग्नोर किया। ये सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना सर रक्षित के कंधे पर टिका लिया और आराम करने लगी। उसका ये शरीर बहुत कमजोर था। इतनी ड्रिंक करने के बाद वो मुश्किल से होश में आई थी। उसके सिर में अभी भी दर्द था और उसे सोना था। रक्षित भी प्यार से अपनी प्रिंसेस का सिर सहलाने लगा जिससे वो सो जाए। कुछ मिनट बाद ही उसकी धीमी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। तीनों भाई समझ गए कि रितिका अब सो चुकी है। अब तीनों के भाव सर्द थे। रक्षित बहुत गुस्से में था। उसने हर्षित और सारांश को देखकर पूछा, क्या तुम दोनों नहीं जानते थे कि आज एंगेजमेंट सेरेमनी में क्या होने वाला था? नहीं भाई, रितिका की तरह हम भी शौक में थे, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। जब जब वो आज के बारे में सोच रहे थे कि उनकी बहन के साथ आज क्या हुआ था तब तब उनका खून खौल उठता था। अब इसका जवाब तो मिस्टर और मिसेज जिंदल ही देंगे। आखिर क्या हासिल हुआ उन्हें अपनी ही बेटी को सबके सामने बेइज्जत करके। ये कहते हुए रक्षित की आंखों में अपने ही मॉम डैड के लिए नफरत उतर आई थी। आधे घंटे में वो जिंदल मेंशन पहुंच गए। रक्षित ने रितिका को अपने गोद में उठाया और बाहर निकल गया। हर्षित गैराज में कार पार्क करने चला गया जो उसका और उसके भाई का पर्सनल गैराज था। बाकी फैमिली वालों की कार दूसरे गैराज में रखी जाती थी। सारांश रितिका के सिर को सहलाकर अपने घर चला गया था जो जिंदल मेंशन के पास ही था। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसे 4 फैमिली ने मिलकर लिया था और उनके मेंशन यहाँ बने हुए थे। रायजादा मेंशन जिंदल मेंशन के सामने था और खुराना मेंशन उनके बगल में। एक और मेंशन था जो रायजादा फैमिली की बेटी का ससुराल था, लेकिन अभी वहाँ कोई नहीं रहता है, वो सब अब्रॉड में रहते हैं। रक्षित रितिका को मेंशन के अंदर लेकर जाता है तो उसे हॉल में सभी बैठे दिखते हैं। वो समझ गया था ये लोग सेरेमनी से जस्ट अभी ही आए हैं, इसलिए अपने कमरे में नहीं गए, वरना इनमें से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त उनके घर की बड़ी बेटी कहाँ होगी और कैसी होगी। उसने उन्हें इग्नोर किया और हॉल से होते हुए जाने लगा। तभी पीछे से उसके डैड ने आवाज दी, रक्षित तुम एंगेजमेंट सेरेमनी में आने वाले थे, फिर क्यों नहीं आए और रितिका को इस तरह क्यों उठाया हुआ है? रक्षित उनके सवाल को सुनकर भी पलटा नहीं। वो अपनी सख्त आवाज में बोला, जिसके लिए अब्रॉड से आया था, जब वही वहां नहीं थी तो मैं रुक कर क्या करता, और रही बात मेरी बहन की तो उसके बारे में जानने का हक अब आप खो चुके हो। अपनी बात कहने के बाद वो अपनी लिफ्ट में गया जो सीधा टॉप फ्लोर पर रुकती थी। वही उसका इतना ठंडा जवाब सबको खल रहा था। तभी आशी, जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, वो अपने डैड का हाथ पकड़कर कहती है, डैड आज हमने दी के साथ बिल्कुल सही नहीं किया है। आपको अधिक जी की बातें नहीं माननी चाहिए थी। देखिए अब भाई और भी नाराज हो गए, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करते थे। उसे रोता देखा उसके दोनों भाई आगे आए और उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोले, आशी सब ठीक होगा, देखना एक दिन भाई को भी रियलाइज हो जाएगा कि वो गलत का साथ दे रहे हैं। उनके ही ज्यादा प्यार की वजह से रितिका बिगड़ गई है। वो तुमसे जलती है क्योंकि सब तुम्हें पसंद करते हैं और प्यार करते हैं क्योंकि तुम ऐसी हो कि कोई भी तुम्हें पैम्पर करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। हाँ अभिनव भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये है ही रोने वाली कांच की गुड़िया, जिसकी तकलीफ आप सबको हमेशा नजर आती है लेकिन रितिका की नहीं।
सबने मुड़कर देखा तो वहां हर्षित खड़ा था जिसने ये शब्द कहे थे। वो अंदर आया और आशी को देखकर बोला, ये सब अंधे और बेवकूफ है, लेकिन मैं और मेरे भाई नहीं। हमें तुम्हारी जैसी हर वक्त रोने वाली बहन बिल्कुल पसंद नहीं है, जो अपने आंसुओं को हथियार बनाकर दूसरों के हिस्से की खुशियां छीन लेती हैं। हमारी रितिका जो भी है सामने है, उसके अंदर कोई भी दिखावा नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे ये बेवकूफ माँ बाप और 2 भाई उसे बुरा भला कहते हैं। वो भी अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद लिफ्ट में चला जाता है। उसका फ्लो भी सेम था। आशी उसे जाते देखती रही, फिर अपने आंसुओं को साफ करके अपनी मॉम से बोली, देख लिया आपकी कसम मानने का नतीजा। अब मेरे दोनों भाई मुझसे और दूर चले गए। क्या जरूरत थी आपको अधिक जी की फैमिली की बात मानने की? सब कुछ बर्बाद हो गया। वो भी गुस्से से सीढ़ियों से होते हुए सेकंड फ्लोर पर चली जाती है, जहां उसका रूम था, जो पहले रितिका का था, लेकिन जब उसे पसंद आया तो उसे ही दे दिया गया। CH3 रितिका का गुस्सा और रिश्ते की बात। अगली सुबह रितिका जब उठी तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। उसने पूरे रूम को गौर से देखा, जो कि व्हाइट एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन का था, और उसमें बेड, सोफा, टेबल सब ब्लैक कलर का था। रूम उसकी पसंद का था। उसे याद आता है कि जब आशी सबको मिलती है तो उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसे अपनी पसंद से रूम सिलेक्ट करने को कहा जाता है, तब वो अनजाने में रितिका का रूम चूज कर लेती है। उसके घर वाले बिना एक भी पल सोचे अपनी बड़ी बेटी का सामान उसी के बगल वाले छोटे से कमरे में रखवा देते हैं और आशी को वो प्रिंसेस थीम वाला बड़ा रूम दे देते हैं। उस वक्त रितिका बिना कुछ कहे अपना रूम अपनी बहन को दे देती है और खुद उस छोटे से कमरे में रहने लगती है। लेकिन जब ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है तो वो दूसरे ही दिन उसका सामान अपने फ्लोर के सबसे बड़े रूम, जो उसने अपनी बहन के लिए ही तैयार करवाया था, उसमें रखवा देता है। वो उसे उसके बर्थडे पर सरप्राइज देने वाला था, इसलिए उसने रूम अभी तक रितिका को नहीं दिखाया था। वो भी एक प्रिंसेस रूम था, जिसे बाद में रितिका ने चेंज करवा दिया क्योंकि उसे पिंक थीम बच्चों जैसी लगती थी। शायद हम दोनों रितिका काफी चीजों में एक जैसी थी, इसलिए मैं उसकी बॉडी में आई हूँ। इस बारे में सोचते हुए वो उठी और बैग सही करके फ्रेश होने चली गई। 10 मिनट बाद वो जॉगिंग सूट पहले अपने रूम से बाहर निकली और लिफ्ट से नीचे चली गई। इस वक्त सब सोए हुए थे, बस घर के बेटे बाहर ग्राउंड में जॉगिंग कर रहे थे। सारांश भी यही आ जाता था। इस वक्त 5 लड़के बहुत ही हॉट और अट्रैक्टिव लग रहे थे। तभी सब रितिका को आते हुए देखते हैं, जिसके कानों में हेडफोन था और हाथ में बॉटल। वो जॉगिंग कर रही थी। उसका ध्यान अभी अपने भाइयों पर नहीं गया था। जैसे ही हर्षित और सारांश ने उसे देखा तो वो चौंक गए, फिर खुश होकर चिल्लाए, लिटिल सिस्टर हम यहाँ हैं। वो दोनों ऐसे कह रहे थे जैसे रितिका उन्हें ही ढूंढती हुई आई थी। रितिका जिसे सुनाई तो कुछ नहीं दिया था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने हेडफोन उतारे तो उसे अपने दोनों भाई बेवकूफ की तरह हाथ हिलाते हुए नजर आए। उसने अपना सिर हिलाया और उनकी तरफ रनिंग करने लगी। वही उन दोनों की हरकत रायजादा मेंशन के ग्राउंड में जॉगिंग कर रहे लड़कों ने भी सुन ली थी। उनकी नज़र भी जैसे रितिका पर ठहर गई थी। वो आज बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड कोल्ड लग रही थी, जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। रायजादा मेंशन में भी 4 लड़के थे, जिनमें से 3 का ध्यान रितिका पर था और चौथा वो पूरे फोकस के साथ जॉगिंग कर रहा था। तभी उन तीनों में से एक बोला, यार आफ्टर ब्रेकअप का ग्लो सुना था, लेकिन सगाई टूटने का ग्लो अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा ही खतरनाक है। जिस पर दोनों लड़के उसके सिर पर मारकर बोलते हैं, बकवास बंद करो। फिर रितिका को देखकर दूसरा लड़का कहता है, ये सब इस रितिका का कोई नाटक होगा जिससे भाई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उसे नोटिस करे। जिस पर पहला लड़का भी बोला, ये रितिका बहुत शातिर है, जब इसे लगा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो अब वो अपनी उंगली टेढ़ी कर रही है। ये अब इग्नो गेम खेलेगी, जैसे अब ये मूव ऑन हो चुकी है और इसे हमारे अधिक भाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे लड़के को उसकी बात सही लगी, लेकिन तीसरे लड़के का मुंह बन जाता है और वो कहता है, आप दोनों मुझसे बड़े हो और समझदार भी, लेकिन इस बार मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कल जो रितिका के साथ हुआ है उसके बाद कोई भी लड़की जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो मुड़कर उस इंसान को दोबारा नहीं देखेगी जिसने उसकी इंसल्ट की, वो भी सबके सामने। वो फिर से जिंदल मेंशन के ग्राउंड की तरफ देखता है और उन दोनों को छोड़कर वहां से चला जाता है। ये तीनों लड़के रायजादा फैमिली के बेटे और अधिक रायजादा के छोटे भाई। पहला लड़का
शुभ रायजादा, अधिक का छोटा भाई। दूसरा लड़का विवान रायजादा, अधिक के चाचा का बड़ा बेटा। तीसरा लड़का ध्रुव रायजादा, अधिक के चाचा का छोटा बेटा और हर्षित का बेस्ट फ्रेंड। चौथा लड़का अधिक रायजादा था, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं था। उसे भी पता चल गया था कि रितिका को ही उसके भाई बुला रहे हैं, लेकिन उसने उसे देखने तक की जरूरत नहीं समझी। वही जिंदल मैंशन में रितिका रनिंग कर रही थी अपने बड़े भाई रक्षित के साथ। उन दोनों की स्पीड सेम थी। भले ही इस रितिका का शरीर कमजोर था और वो जल्दी थक जाती थी, लेकिन इसके अंदर जो सोल थी वो एक अंडरवर्ल्ड क्वीन की थी, जिसके लिए दर्द बर्दाश्त करना और थकान कुछ भी नहीं थी। वही हर्षित और सारांश, जो अपनी बहन के साथ जॉगिंग करने के लिए एक्साइटेड थे, वो अपने दोनों भाई बहन से थोड़े पीछे ही रह गए थे, लेकिन वो आज पूरी मेहनत के साथ जॉगिंग कर रहे थे। वही उनके पीछे अभिनव और हर्ष थे। हर्ष जिंदल हर्षित का जुड़वा भाई, जो उससे सिर्फ 1 मिनट बड़ा है। उन दोनों को आज बुरा लग रहा था, क्योंकि हमेशा की तरह रितिका ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश नहीं किया और ना उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो उन्हें इग्नोर कर रही थी। दोनों भाइयों को ये बात खल रही थी और अपने तीनों भाइयों से अब जलन भी होने लगी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो उन्होंने कल किया था, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं थी अपनी बहन से कुछ भी कहने की। 1 घंटे बाद वो सभी अपनी अपनी जिम में थे। रक्षित, रितिका और हर्षित 4th फ्लोर पर बनी उनकी पर्सनल जिम रूम में वर्कआउट कर रहे थे। 1 घंटे बाद सभी रेडी होकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। तीनों साथ में लिफ्ट से निकले। उन्हें एक साथ देखकर आशी, जो सभी को खाना सर्व कर रही थी, वो उदास हो गई, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी उसके ये दोनों भाई उसे पसंद नहीं करते थे। उसने कितनी कोशिश की उनका दिल जीतने की। वही रितिका उसे पहले बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी, लेकिन अब वो उससे नफरत करने लगी। तीनों दादा और दादी के पास वाली चेयर पर बैठ गए। वहाँ पूरी जिंदल फैमिली थी। सारांश भी वही था, क्योंकि खुराना फैमिली अभी तक अब्रॉड से वापस नहीं आई थी, सिर्फ सारांश यहाँ आ गया था। वो 1 साल से यही रहता था, लेकिन अब उसकी फैमिली इंडिया आ रही थी, इसलिए वो अपने मेंशन में शिफ्ट हो गया था। उसने पूरा मेंशन साफ करवा दिया था और सर्वेंट भी हायर कर लिए थे। तो आइए जान लेते हैं जिंदल फैमिली के बारे में। राजवर्धन जिंदल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। सख्त और ठंडे स्वभाव के हैं। इन्हें अपने पोते रक्षित पर गर्व है और ये अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। रितिका उनकी लाडली पोती है, क्योंकि वो बचपन से उनके साथ ज्यादा रही हैं। साधना जिंदल, रितिका की दादी, ये शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने समय की बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन रह चुकी हैं। ये अपने परिवार की इकलौती संतान थी, इसलिए सारा बिजनेस इन्हें मिला था, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला और अब इनकी कंपनी टॉप 5 में आती है, जिसे अब उनका पोता अभिनव संभालता है। लेकिन असल में उन्होंने अपना बिजनेस रितिका के नाम किया है, जो उसे उसके 20वें जन्मदिन पर मिलेगा। इसी से आप समझ गए होंगे कि ये भी सबसे ज्यादा प्यार अपने पीते रक्षित और पोती रितिका से करती हैं। ये आशी को भी पसंद करती हैं, क्योंकि वो भी उनकी पोती है, जो इतने समय बाद वापस आई है, लेकिन उसकी हमेशा रोकर सिंपैथी लेने वाली आदत से इन्हें चिढ़ होने लगी है। रितिका के दादा और दादी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। इनके बड़े बेटे राघव जिंदल, रितिका और आशी के डैड, ये सबसे ज्यादा प्यार अब आशी से करते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्टी फील होता है कि उनकी लापरवाही की वजह से उनकी छोटी बेटी को इतना कष्ट झेलना पड़ा। ये रितिका को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें उसका जिद्दी स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें लगता है वो ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गई है, इसलिए ये उसे इग्नोर करते हैं। स्नेहा जिंदल, ये है इनकी पत्नी और रितिका की माँ। ये हमेशा से सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी आशी से था। उसके खो जाने के बाद ये गुमसुम रहने लगी थी और रितिका को भी इन्होंने माँ का प्यार नहीं दिया है। वो अपने एक बच्चे के दुख में सबको भूल गई थी, इसलिए जब इन्हें अपनी बच्ची मिली तो वो उनके कदमों में सारी खुशियां रख देना चाहती थी। इनकी जिद की वजह से ही अधिक रायजादा और आशी का रिश्ता हुआ था, वरना घर में कोई भी इसके लिए हामी नहीं भर रहा था, क्योंकि अधिक रितिका का मंगेतर था। ऐसा इन्होंने क्यों किया, ये आपको आगे पता चलेगा। इनके 4 बेटे हैं और 2 बेटियां, रक्षित, अभिनव, हर्ष, हर्षित, रितिका और आशी। रक्षित और हर्षित बचपन से ही रितिका से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उसे प्रिंसेस की तरफ ट्रीट करते थे। अभिनव और हर्ष भी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो दोनों आशी के आने के बाद बदल गए।
उन्हें लगता था कि उन्हें अपनी छोटी बहन को ज्यादा प्यार देना होगा जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए और अपने पुराने बुरे दिन भूल जाए। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपनी एक बहन को पूरी तरह से भुला दिया, जिससे पुरानी वाली रितिका ने आशी को बहुत बार हट करने की कोशिश की, जिससे अब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब उनकी प्रायोरिटी सिर्फ आशी थी। वही रक्षित और हर्षित दोनों सख्त स्वभाव के थे। जहां रक्षित को कम बोलना पसंद था और उसका ऑरा सर्द रहता था, वहीं हर्षित अपने परिवार के लिए हंसमुख था लेकिन दूसरों के लिए एक भावहीन इंसान। उन दोनों को आशी कभी पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें उसकी हरकतें अजीब लगती थी और उसका जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना उन्हें बहुत फेक लगता था। उन्हें उससे कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ जो उन्हें उनकी बहन रितिका से होता है। अब बारी आती है इस घर के सबसे छोटे बेटे के परिवार की। अंशुमन जिंदल, रितिका के चाचा जो आर्मी में जनरल हैं और छुट्टियों में ही घर आते हैं। इनका स्वभाव अपने डैड जैसा है, सख्त लेकिन अपने परिवार के लिए नर्म। ये रितिका से बहुत प्यार करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि वो ऐसे ही जिद करती रहे और अधिक के पीछे घूमे। रिद्धि जिंदल, रितिका की चाची, इन्हें आशी पसंद है क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत मासूम है जिसे रितिका हमेशा तंग करती रहती है और उससे जलती है। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़कियां हैं। मानसी जिंदल, बड़ी बेटी जो हर्षित की क्लास में है। मिशा जिंदल, छोटी बेटी जो रितिका के साथ ही उसकी क्लास में है और आशी की सबसे अच्छी दोस्त भी है। ये भी अपनी मॉम की तरह रितिका को घमंडी और जिद्दी समझती है और आशी को बहुत पसंद करती है। वही मानसी को ज्यादा किसी से मतलब नहीं है, वो किसी दूसरी वजह से रितिका से चिढ़ती है। अब ये सिर्फ चिढ़ है या उससे ज्यादा, ये आपको आगे पता चलेगा। निधि वर्मा, ये है राजवर्धन जी और साधना जी की इकलौती बेटी। इनकी शादी मुंबई के प्रसिद्ध वर्मा परिवार में हुई है। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। अब आते हैं कहानी पर। रितिका अब सभी के बारे में जानती थी, इसलिए उसने सिर्फ अपने दादा, दादी और चाचा को गुड मॉर्निंग कहा और अपने दोनों भाइयों के नीच बैठ गई। राजवर्धन जी और साधना जी ने जब अपनी पोती को ठीक देखा तो उन्हें एक राहत मिली। प्रिंसेस, हमें कल के लिए माफ कर देना। हम आपको बताना चाहते थे लेकिन इन लोगों की कसम से बंधे हुए थे, दादी जी ने उदास होकर कहा। जिस पर रितिका ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे पता है दादी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। वैसे भी अच्छा हुआ जो मुझे पता तो चल गया कि ये परिवार कितना दोगला है। ये आपका परिवार है और हमने कल जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, फिर आप चाहे हमें दोगला कहें। आपसे ज्यादा रायजादा फैमिली की बहू बनने की काबिलियत आशी में है और ये अधिक का खुद का फैसला था। अगर हम आपको पहले से बता देते तो आप हंगामा करती और अपनी छोटी बहन को हट करने की कोशिश करती। अब आपको समझना होगा कि रिश्ते में जिद नहीं की जाती बल्कि उसे जीता जाता है, लेकिन आप इतने सालों में भी अधिक का दिल नहीं जीत पाई। हम इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, राघव जिंदल ने सख्त लहजे में उसे जवाब दिया। रितिका की पकड़ ब्रेड पर कस गई जिसमें वो बटर लगा रही थी। उसने अपनी ठंडी आंखों से सामने वाली हेड चेयर पर बैठे अपने नाम के पिता को देखा और सरकास्म के साथ बोली, मिस्टर राघव जिंदल, ये आपकी ही वाइफ थी जो मुझे एक अच्छी वाइफ बनने की नसीहत देती रहती थी और कहती थी कि मुझे मिस्टर रायजादा का पीछा करना चाहिए जिससे उन्हें दिखे कि तुम कितने एफर्ट कर रही हो। इस चक्कर में मैं क्या से क्या बन गई। इन्होंने मुझे वाइफ की जगह उनकी नैनी ही बना दिया। सुबह नाश्ता बनाकर लेकर जाओ, उनकी हैबिट क्या है जानो और पीछे घूमो। क्या इन्होंने भी आपको इसी तरह से सेट किया था जो ये मुझे ये सब करने पर जोर देती थी? रितिका, अभिनव चिल्लाया और गुस्से से बोला, वो हमारी मॉम है, तुम ये किस तरह से उनके बारे में बात कर सकती हो? मिस्टर अभिनव जिंदल, आप तो हो ही अपनी मॉम और प्यारी बहन के चमचे। मैं आपको कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती, इसलिए चुप रहिए। वही उसके मुंह से अपने लिए भाई की जगह मिस्टर अभिनव जिंदल सुनकर सबको याद आया कि अभी उसने अपने डैड को भी मिस्टर जिंदल कहकर पुकारा था। राघव जी को भी एहसास हो गया था। अभिनव भी हैरान था, वो अपना सारा गुस्सा भूल चुका था। उसने बेचैनी से कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और वो डैड है हमारे, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? उसके पूछने पर रितिका बिना भाव के कहती है, आप सच में मेरे भाई और आपके डैड मेरे कोई नहीं है। आप दोनों ही नहीं बल्कि जो मुझे सच में प्यार करते हैं उन्हें छोड़कर अब मेरा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बात सुनकर सबको एक झटका लगता है, लेकिन रक्षित नॉर्मल था।
हर्षित और सारांश थोड़े हैरान हुए, लेकिन रितिका की कल की बातों के बारे में सोचकर उन्हें भी सब समझ आ गया। तभी रितिका सख्त लहजे में आगे बोली, मिस्टर अभिनव जिंदल, मुद्दे से मत भटकाए। तो मैं कहा थी, वो सोचने का नाटक करती है, जिस पर सारांश जल्दी से जवाब देता है, इसकी मॉम तुम्हें नैनी बनाना चाहती थी। हाँ, उसने आशी के पास बैठी औरत को देखा और बोली, ये तो चाहती थी कि मेरी आदत लग जाए मिस्टर रायजादा को, लेकिन यहाँ तो इन्होंने अपनी बेटी की ही आदत बिगाड़ दी। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं था उस इंसान से, बस एक रिश्ता था जो बनने वाला था, इसलिए मैं किसी पागल की तरह वो सब करती रहती थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पहले वाली बेवकूफ़ रितिका को लगता था कि अगर वो अपनी मॉम की बात मानेगी तो वो उसे भी आशी की तरह प्यार करेगी। खैर, रितिका जिंदल अपने रिश्ते पूरे दिल और शिद्दत से निभाती है, आगे भी निभाएगी, लेकिन उन्हें जिन्हें वो खुद बनाएगी। अब मैं उस बंधन से फाइनली फ्री हो गई हूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि इतने एफर्ट्स का रिजल्ट अगर कल जैसी इंसल्ट है तो ऐसे किसी भी रिश्ते को सीरियसली लेना बकवास है। जैसे ताली दो हाथों से बजती है, ऐसे एफर्ट्स भी दोनों तरफ से करने पड़ते हैं, तभी एक रिश्ता सक्सेसफुल होता है। सच में मिस्टर रायजादा मेरी जैसी कोल्ड और बोल्ड एटीट्यूड वाली लड़की डिजर्व ही नहीं करते, उनके लिए मेरी प्यारी संस्कारी बहन ही बेस्ट है। उसने आखिर के शब्द ऐसे कहे जैसे वो अधिक का मजाक बना रही हो, लेकिन इसके एक्सप्रेशन सीरियस थे, जिससे पता लग पाना मुश्किल था कि उसने की वे में ये बात कही थी। रितिका की बात सबको सही लग रही थी। अब राघव जी को अपनी बेटी के लिए बुरा महसूस हो रहा था। वही मेन एंट्रेंस पर खड़ी रायजादा फैमिली ने भी उसकी सभी बातें सुन ली थी। अभी किसी की भी नज़र उन पर नहीं गई थी। तभी राघव जी रितिका से बोले, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। वो मेरे बिजनेस पार्टनर है, उनका बेटा अब्रॉड से स्टडी करके आया है और जल्दी उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। उनकी ये बात सुनकर हर तरफ सन्नाटा छा गया। रितिका ब्लैक कॉफी पीते हुए रुक गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बना ली। वो कुछ कहती उससे पहले ही रक्षित गुस्से से बोला, क्या आप मेरी बहन की कल हुई बेइज्जती के लिए ऐसे कंपेंसेट करने का सोच रहे हैं? अगर हाँ तो आपकी सोच बहुत बहुत घटिया है मिस्टर जिंदल। दादाजी भी गुस्से में थे। उन्होंने टेबल पर हाथ पटका और अपने बड़े बेटे को निराशा से देखकर बोले, आज तुमने हद कर दी है। कल ही अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता छोटी बेटी के लिए तुड़वा दिया और अब तुम फिर से मेरी पोती को किसी दूसरे रिश्ते में बांधना चाहते हो। पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, राघव जी ने समझाना चाहा, लेकिन दादाजी ने उन्हें हाथ दिखा दिया। तभी तेज तालियों की आवाज आने लगी। सबने उधर देखा तो रितिका के होठों पर एक सर्द मुस्कान थी। वो क्लैप करते हुए मजाकिया नजरों से राघव जी को देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन अपनी बेटी की ऐसी नजरों को देखकर उनका सिर अपने आप शर्म से झुक जाता है। मिस्टर राघव जिंदल, मैं गुस्से में हूँ, इसलिए आपको नाम से नहीं पुकार रही हूँ, बल्कि मेरा ये कहने का मतलब है कि आज से ना तो आप मेरे कुछ लगते हैं और ना मैं आपकी। इसलिए मेरी जिंदगी के फैसले अब से आप क्या कोई नहीं ले सकता। अब फैसला सिर्फ मेरा होगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके इस घर में बिना शादी के बैठी रहूंगी। डोंट वरी, जैसे ही मेरी लाइफ में कोई मुझसे खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाला आएगा, मैं बिना वक्त गवाए उससे शादी कर लूंगी। अगर ऐसा कोई नहीं आया तब भी मैं आप पर बोझ तो बिल्कुल नहीं बनूंगी, लेकिन अब मेरे लिए कौन बेहतर होगा वो मैं तय करूंगी। ना ही मुझे कोई टाइकून चाहिए जिसका बैंक बैलेंस भरा हो या उसकी फैमिली हमारे लेवल पर हो। मुझे सिर्फ अपने लिए एक पार्टनर चाहिए है जो सच्चे दिल से मुझे चाहे। बस एक सच्चा रिश्ता, फिर चाहे वो अमीर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात खुद के शौक की, तो मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं खुद कमाकर अपनी ज़रूरत और सभी शौक पूरे कर सकती हूँ। मुझे बस अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, ना कोई डील या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसने ये इसलिए कहा था क्योंकि जिंदल फैमिली और रायजादा फैमिली के बीच रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा फायदे का था। तो क्या रिएक्शन होगा रायजादा फैमिली का? क्या अधिक को फर्क पड़ेगा उसके चेंज बिहेवियर से? आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू फॉर रीडिंग स्माइल।